हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर। जैसा कि आप जानते हैं, आशीष सर के मार्गदर्शन में सारी क्लासेस चल रही हैं और आज एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं अपनी क्लास के साथ। और आप जानते हैं हम आपके बायोलॉजी मेंटर। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी क्लास लेंगे। आपको पता है कि पहली क्लास हम एक ले चुके हैं, उसका रिकैप भी अभी हम देंगे और आज हमको पढ़ाना क्या है उस पर भी फोकस करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए क्लास, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको पढ़ना है और आपको अपने एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। तो बच्चों देखिए, आज का क्या है, हमने क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन है। आज की क्लास का टॉपिक क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले ही नाम इसका छोटी आंत है लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करता है। मतलब पहला जो एक वर्ड इसके लिए आप लिख सकते हैं या एक सेंटेंस कह सकते हैं कि क्या है, ये प्रिंसिपल आर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन। और आपको पता है, क्या पता है, अब किसका एब्जॉर्प्शन करेगा, वही बात है, न्यूट्रिएंट्स का। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे आपसे कि आपको ये पता है कि ये जो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेक्चर ले लिया तो उसमें हमने बताया था सारे डाइजेस्टिव आर्गन्स किस किस आर्गन से होकर डाइजेशन कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल से शुरू होता है बच्चों और एनस पर खत्म होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो हमने पिछले लेक्चर में सारी ब्रीफिंग कर दी थी। आज हमारा एक टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन और हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ये बता रहे हैं कि पहला पॉइंट इसमें ये हम लोग को पढ़ना जरूरी है कि ये प्रिंसिपल आर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, मतलब ये कि जो हम भोजन खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उसका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन मतलब सबसे ज्यादा पाचन जो है हर एक भोजन का कहां पर होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा कि हमने बताया इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। नाम इसका है छोटी आंत, लेकिन बच्चों क्या है ना कि ये साइज में भी बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है और इसके काम भी बड़े होते हैं बच्चों। उसका कारण क्या है कि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया। उसका कारण यह है कि बच्चों इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इसका बहुत कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये ट्यूब, ये एलिमेंट्री कैनाल यहां से जा रही है, ठीक है बच्चों, यहां आपका स्टमक आ गया, ठीक। अब स्टमक के बाद भी बच्चों जो है और भी जो आर्गन्स हैं वो तो आप फिगर में देखे भी हैं। मान लीजिए कि यहां से जो है इंटेस्टाइन शुरू होता है। पहली बात तो यह है कि फिगर इस तरीके से होता है, आपने देखा है। इसमें पहले आता है क्या बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। पहले लार्ज इंटेस्टाइन आता है, शरीर में, हमारे बॉडी में सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन आता है। चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा भले गया लेकिन साइज में छोटा होता है। लार्ज क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो है सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करने की वजह से इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा गया है। और इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए रखा गया क्योंकि ये सरफेस एरिया कम इन्वॉल्व करता है। उसका कारण यह है कि ये साइज में बड़ी जरूर होती है लेकिन हमारे बॉडी में इस तरीके से ये रखी हुई है या है कि इसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है।
इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात यह है कि सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है, लेकिन इसका डायामीटर या इसका लेंथ कह लीजिए, लेंथ इसकी कम होती है बच्चों। ठीक है, ये इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, पहली बात क्या है कि आपको पता ही है, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इस तरीके की चीजें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई है। पैंक्रियास से निकलता है तो क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस कहां से निकलता है बच्चों, यकृत, क्या कहते हैं उसको, यकृत, लीवर। ठीक है बच्चों, यही बाइल जूस है। जब ज्यादा निकलने लगता है तो हमारे आईज, नेल्स येलो हो जाते हैं, कलर उसके, मतलब पीलिया। दो तरीके के आपने डिजीज पढ़े होंगे, जांडिस जिसको कहते हैं पीलिया, और एक होती है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया और जांडिस में बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। पीलिया में क्या होता है, पीलिया में बच्चों जो आंख है, हमारी आंख है, आंख के ऊपरी सतह में, आंख के ऊपरी सतह में बच्चों, मतलब जो हमको ये कार्निया दिख रही है व्हाइट, इसमें ऊपर के साइड अगर येलोइस होता है, येलोइस, तो ये होता है बच्चों साइन जांडिस का, पीलिया का। लेकिन अगर वही आंख में नीचे की तरफ येलो हो, ठीक है, उसी कार्निया में अगर नीचे की तरफ येलो हो तो एनीमिया का कंडीशन होता है। ये बहुत बेसिक बात है कि आंख में अगर आपको ऊपरी सतह में येलोइस दिखता है तो उसको बीमारी कहते हैं जांडिस। लेकिन अगर वो आंख में नीचे की तरफ होता है, ये बहुत बेसिक, मतलब बहुत माइन्यूट चीज है। ऐसे आम भाषा में आदमी जांडिस, पीलिया, एनीमिया सबको एक ही समझता है, लेकिन अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में समझेंगे तो यही बात है कि आंख के अगर ऊपरी सतह में येलोइस दिख रहा है, मतलब ये जो हमको आईलिड का ये जो चमड़ा है, अगर हम इसको ऊपर उठाते हैं, अगर हमको ये कार्निया इस साइड की हमको येलो दिखती है तो इसका मतलब होता है कि जांडिस है पेशेंट को। लेकिन अगर नीचे की तरह हम इसको देखते हैं और नीचे अगर हमको येलोइस नजर आता है तो इसका मतलब एनीमिक है पेशेंट। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अगर कभी आपको इस तरीके से पहचानने का, या मान लीजिए क्वेश्चन ही आ जाए इस तरीके से कि हमें कैसे पता चलेगा, बाकी ये तो बहुत ही मतलब मेडिकल साइंस की ये उस तरीके की बात है जो शायद आप लोग के एग्जाम में इस तरीके से ना पूछे, क्योंकि तो बहुत बेसिक पूछेगा कि पीलिया क्या है, एनीमिया क्या है। तो हमारे मन में बात आई तो हमने आपको बता दिया। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा छोटी आंत के बारे में, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, इस बात को मत भूलिएगा। ठीक है, आमाशय से भोजन ग्रहणी में जाता है, वही बात हुई। स्टमक से कहां जाएगा बच्चों, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जहां पे आपका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब भोजन में क्या है, फूड जब हम च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं, जब चबाते हैं खाना को, किसको, जो भी हम फूड खाते हैं उसको जब चबाते हैं तो उससे जो सलाइवा हमारे पास, आपको पता है 3 पेयर, क्या है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड, उनसे जो सिक्रीशन होता है, ये पिछले लेक्चर की बात है लेकिन हम उससे रिलेट कर रहे हैं आपको। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है, इनसे बच्चों निकलता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम निकलता है उसमें भोजन में मिक्स होने के बाद ये बनता है बच्चों बोलस। ठीक है, मतलब जो राउंड शेप स्ट्रक्चर बनता है, फूड पार्टिकल जो एक दूसरे में मिलते हैं, तभी तो हम डीग्लूट करते हैं। क्या करते हैं, डीग्लूटीशन, मतलब निगलते हैं भोजन को। और जब निगलते हैं तो वो फूड पाइप से होते हुए बच्चों, किससे, फूड पाइप का नाम क्या है बच्चों, ईसोफेगस।
इस बात को याद रखिएगा कि ईसोफेगस फूड पाइप और विंड पाइप का ओपनिंग बच्चों एक ही है, क्योंकि ट्यूब एक साथ रखी गई है। ठीक, ओपनिंग एक है, जैसे ओपनिंग एक है बच्चों, सिमिलर कर सकते हैं, लेकिन वो बाइफरकेट हुई है, मतलब नीचे जाके वो अलग हुई है। बाइफरकेशन उसमें नीचे है नली में, लेकिन उसका ढक्कन जिसको कहते हैं, ईपी मतलब अपान और ग्लाटिस मतलब जो स्ट्रक्चर है, ग्लाटिस के ऊपर जो ढक्कन है जिसको हम कहते हैं ईपी ग्लाटिस, वो जब हम खाना खाते हैं, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग पहले क्या कहते थे, खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अगर सांस नली में भोजन चला गया तो हमें कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। ठीक, इसलिए हमें खाना खाते वक्त बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। बोलने का मतलब इससे है कि हमारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी और तरफ। इससे क्या होता है कि पाचन जो क्रियाएं होती हैं वो स्थगित हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं और हमारा भोजन अच्छे से पचता भी नहीं। क्यों? न सलाइवरी अमाइलेज से एंजाइम निकलेंगे, सलाइवा से न सलाइवरी अमाइलेज निकलेगा, न और भी जो आमाशय में जितने भी तरीके, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और भी जो एसिड है, बाइल जूस है, ठीक है, उनका सिक्रीशन फिर नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें किसी एक तरफ जो है मन लगाकर कोई काम करना चाहिए। और आपको पता है हमारी बॉडी तो कोऑर्डिनेशन में है। कोऑर्डिनेशन मतलब हर एक आर्गन का एक दूसरे आर्गन से संपर्क है, तो इसलिए हमें एक समय पे एक काम ही करना चाहिए। इतना आप लिख लिए, प्रिंसिपल आर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये तो बात हो गई समझाने वाली। विंड पाइप बच्चों मतलब सांस नली जिसको कहते हैं। विंड पाइप का नाम क्या है बच्चों? ट्रैकिया। फूड पाइप का नाम क्या है? ईसोफेगस। अब बाइल जूस भी सिक्रीट होता है, किससे? लीवर से। ठीक है बच्चों। अब बाइल के बारे में पिछली बार हम बताए थे, येलोइस होता है, येलोइस ग्रीनिश, येलोइस ग्रीनिश कलर का हल्का फुल्का होता है, और ये पार्टिकल इसमें होते हैं, कुछ पार्टिकल होते हैं, मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं साल्ट। पार्टिकल का मतलब साल्ट, बाइल साल्ट भी होता है, ठीक है, बाइल साल्ट वही पार्टिकल के रूप में उसमें होता है। वो भी हमारे जो है लीवर से निकलना शुरू होता है। जैसे ही हम फूड च्यू करके निगलते हैं, हमारे बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है। और बाइल जूस में बच्चों दो मेन है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों बच्चों कैसे? सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चों रिएक्शन करके काम करते हैं। मतलब एक प्रकार से सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक्टिव। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिन का भोजन करने के बाद ऐसा जरूर कहा जाता है कि कुछ देर जरूर लेट जाना चाहिए दिन का भोजन करने के बाद। क्यों? क्योंकि इनका रिएक्शन सनलाइट से होना है, और जब आप किसी और काम में बिजी रहेंगे इनका रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो जब ये बिलीवर्डिन बिलीरुबिन निकल नहीं पाएंगे रिएक्शन होके सनलाइट से, तो हमारे जो केमिकल है हमारी स्किन को नहीं मिलेगा भोजन, हमारे शरीर में वो जो है एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। एनर्जी मतलब वही एटीपी, ठीक है। ये मेनली कुछ बातें थी जो हम करना चाह रहे थे। पैंक्रियाटिक जूस, अब छोटी आंत बड़ी आंत का मामला क्या है ये हम पहले बता दिए हैं, ठीक है। इसमें एक चीज अब जान लीजिए कि दो भाग होते हैं इसके, डियोडिनम और जेजुनम, ठीक है बच्चों। इसके दो भाग होते हैं, डियोडिनम और जियोजुनम, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। ये तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब कब होता है? एब्जॉर्ब तो तब होगा ना जब हमारे शरीर में भोजन पच जाएगा। हम पिछले लेक्चर में आपको वो प्रोसेस बताए थे, फिर से एक बार हम उस प्रोसेस को आपके लिए ले आ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? भोजन को मुंह में रखते हैं,
मुंह में रखने का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब अंतःग्रहण। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? इंजेशन। इंजेशन, मुंह में जो रखते हैं भोजन हम, उसको क्या कहते हैं? इंजेशन। इंजेशन ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। यही 5 प्रोसेस मेनली डाइजेशन में हेल्पफुल हैं। इसी 5 प्रोसेस पर ये पूरा चैप्टर होता है बच्चों। पहला क्या है? इंजेशन। पिछले लेक्चर में बताए थे, फिर से हम एक बार रिकैप करते हैं। इंजेशन, ठीक है, अंतःग्रहण। दूसरा क्या है बच्चों? इंजेशन के बाद हम क्या करते हैं? डाइजेशन। जब खाना हम खाते हैं, मुंह में रखते हैं, चबाने के बाद वो नीचे एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए फूड पाइप से वो कहां जाता है? स्टमक में। तो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? डाइजेशन। फिर तीसरा प्रोसेस क्या होता है? तीसरा प्रोसेस बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो यहां लिखा भी है, मतलब एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत बच्चों थर्ड प्रोसेस पर ही है। मतलब तीसरा जो तीसरी क्रिया है हमारे खाने में, वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब मतलब समझते हैं? उस बोलस जो हमने खाया है भोजन, उसका और रिफाइंड वे में जो है उसको शरीर में खून के माध्यम से फूड पार्टिकल एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। उससे क्या मिलता है हमको? एटीपी, एनर्जी मिलती है। तभी हम जब भोजन करते हैं, भोजन जब करते हैं तब नहीं, लेकिन जैसे ही भोजन के पचने का प्रोसेस शुरू होता है, जिसको डाइजेशन कहते हैं, 5 से 6 घंटे होता है डाइजेशन का प्रोसेस। कितना में होता है बच्चों? 5 to 6 आवर में एक भोजन पचता है। तो जैसे ही भोजन 3 से 4 घंटे के बाद पचने का प्रोसेस शुरू करता है, ऐसे ही हमको जो है एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन तो तीसरा हो गया, और उसके बाद बच्चों क्या होता है? फोर्थ होता है बच्चों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, अब इसके नाम को समझिए। पहला हो गया इंजेशन, मतलब खाना हम मुंह में रखते हैं, फिर चबाते हैं, फिर उसके बाद पेट में जाता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद बच्चों एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब और ज्यादा रिफाइंड वे में, मतलब खून के साथ घुल मिल जाना। भोजन जब तक खून के साथ घुल मिल नहीं जाएगा, तब तक वो हमारे शरीर को कैसे जो है एक दूसरे के पास पहुंचाएगा? क्यों? बॉडी टिश्यूज को भी चाहिए, बॉडी सारे आर्गन जितने हैं उनको भी भोजन चाहिए, सबको भोजन चाहिए। तो एसिमिलेशन का मतलब। अब उसके बाद बच्चों जो लास्ट प्रोसेस बचता है, वो लास्ट प्रोसेस क्या हो सकता है बच्चों? वो लास्ट प्रोसेस आप भी जानते हैं, डेफिकेशन। डेफिकेशन, या एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर बड़े लेवल की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन या डेफिकेशन, मतलब एनस, मल द्वार से त्याग करना, मल का, उसे कहते हैं बच्चों डेफिकेशन। यही 5 प्रोसेस से हमारे पूरे डाइजेशन का संबंध है बच्चों। ठीक, एसोसिएटेड ग्लैंड तो साथ निभाते ही हैं। तो ये बात हो गई, ठीक है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए हम ये बात पहले ही आपको बता दिए थे, फिर भी यहां लिख देते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मैं यही बात तो आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नाम भले स्मॉल है, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। बस हमारे बॉडी में ये बिल्कुल कंजेस्टेड, सटे सटे रखे हुए हैं, इसलिए इनको हमने छोटी आंत बोल दिया है, पहली चीज। लेकिन नाम इसका छोटी आंत है, काम बहुत बड़े बड़े करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया कम है, लेकिन हमारे शरीर में ऐसा रखा हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि वो सरफेस एरिया ज्यादा कवर करता है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन। बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ है नहीं, केवल पैसेज है, मतलब भोजन पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने का जो रास्ता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस होता नहीं का, बस ये जान लीजिए कि कुछ वाटर का, मिनरल का या किसी प्रकार से थोड़ा बहुत कोई दवाइयां होती हैं जिनका हम एब्जॉर्प्शन
कर सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, बाकी और कुछ नहीं होता। सारा का सारा प्रिंसिपल ऑर्गन हमने पहले लिख दिया कि एब्जॉर्प्शन का सबसे प्रिंसिपल प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का न्यूट्रिएंट का कौन सा है बच्चों ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वही मेन है बच्चों। अब देखिए हमने वहां बताया था डेडुनम और जीजुनम इसके दो पार्ट हैं, तो अब थोड़ा सा हम डियोडीनम के भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया बात, कुछ पुराना कुछ नया सारा हमने आपको बता दिया। और आप एक चीज जान लीजिए कि बायोलॉजी ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे अपने लाइफ से या किसी भी इवेंट से, तब तक वो जल्दी याद नहीं होता है। अब बायोलॉजी तो बहुत इजी है, आपको अपने शरीर से रिलेट करना है बस। अब देखिए डियोडीनम की बात कर लेते हैं। डियोडीनम बच्चों मेडिकल में या बायो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर बायो में या मेडिकल में आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो समझ लीजिए कि कोई दूसरा मीनिंग भी निकल के आ सकता है। मतलब इसलिए आप जरूर कोशिश करें कि स्पेलिंग सही लिखें। देखिए हम जब भी लिखते हैं कोशिश करते हैं कि सबकी स्पेलिंग सही लिखते हैं। अब देखिए 6 हार्मोन्स इससे निकलते हैं, किससे, डियोडीनम से। अब बिना हार्मोन्स के तो काम होना नहीं है बच्चों, तो एक एक करके हम इसका नाम लिखते हैं, आप भी हमारे साथ लिखिए। पहला नाम है बच्चों हिपैटोक्राइनिन। क्या नाम है, हिपैटोक्राइनिन। पहले लिखिए फिर हम लोग समझते हैं। दूसरा नाम है बच्चों सेक्रेटिन। क्या नाम है, सेक्रेटिन। ये सब बच्चों हार्मोन्स हैं किसके, डियोडीनम के, रिलीज भी होते हैं। फिर क्या है, पैंक्रियोजाइमिन। क्या नाम है, पैंक्रियोजाइमिन। फिर फोर्थ क्या है बच्चों, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। इनके सब फंक्शन भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंटेरोगैस्ट्रान। क्या है बच्चों, एंटेरोगैस्टेरॉन। और सिक्स्थ क्या है बच्चों, लास्ट क्या है, एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन। अब देखिए बच्चों पहले ये क्या है, डियोडीनम किसका भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लगभग हमने बताया अभी, मान लीजिए कि ये हमारा स्टमक है, ठीक है। इसके बाद जो है एक बड़ा सा भाग जो है मान के चलिए ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जो ये आता है, ये है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब फिर वो आगे चल के रेक्टम और फिर समझ लीजिए एनस में खुलता है, कुछ इस तरीके की बात, ठीक है। इसी पढ़ेंगे आप तभी समझ में आएगा। अब देखिए इसका नाम हिपैटो और क्राइनिन है। ये जो शब्द है HEPA, हिपा या हिपैटो, ये शब्द बच्चों किसको बताता है, लीवर। इसको लीवर मतलब डियोडीनम से जुड़ा हुआ एक आर्गन है, लीवर से निकलने वाला, उसको क्या कहते हैं बच्चों, बाइल जूस। अब देखिए भोजन तो पेट में रहता है, स्टमक में 5 से 6 घंटे, वहां भी HCl निकलता है और डिफरेंट एसिड निकलते हैं, उसको भोजन को पचाते हैं। फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब वो तो पैसेज है, वहां कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत पानी का या किसी दवाई का एब्जॉर्प्शन हो जाए, बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं, वो केवल पैसेज है, माध्यम है स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाने का। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर अपना काम शुरू करता है। लीवर पहले भेजता है बाइल जूस,
क्योंकि बाइल जूस जरूरी है ना, क्योंकि जितना ही कंसंट्रेटेड रास्ते से गुजरेंगे वो इतना ही जूस जो है, पानी जो है वो खींचता जाएगा, निकलता जाएगा, तो जूस चाहिए ना। तो जूस कहां से मिलता है? बाइल जूस मतलब लीवर देता है। ठीक, ये क्या करता है बाइल जूस? अभी बताया हमने, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन सीक्रेट करता है ये, और ज्यादा भोजन को मिक्स होने में सहायता करता है। अब देखिए ये आ गया, ठीक है। सेक्रेटिन बच्चों, सेक्रेटिन बच्चों कहां से निकलता है? पैंक्रियाज, एक ग्लैंड है पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज से निकलता है सेक्रेटिन। ठीक, अब उसके बाद बच्चों ये सारे जो आर्गन दिए गए हैं या जो ये हार्मोन्स दिए गए हैं, जिस जिस आर्गन से निकलते हैं, इनका केवल एक ही काम है, भोजन को पचाना। अब पैंक्रियोजाइमिन तो आप समझ ही गए, पैंक्रियाज नाम लिख ही दिया पैंक्रियोजाइमिन में। ये क्या है बच्चों? ये एक्चुअली क्या है ना, एक पूरा ग्रुप है, पैंक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन्स का पूरा एक ग्रुप है, जिसको पैंक्रियोजाइमिन नाम दिया गया। ठीक है, फिर कालेसिस्टोकाइनिन, कालेसिस्टोकाइनिन क्या करता है बच्चों? इसका काम बस ये है कि ये बाइल जूस को, इस बाइल जूस को छोटी आंत में पहुंचाने का, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करती है। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक, और उसके बाद बच्चों इंटेरोगैस्ट्रान, ये पेट में पहुंचकर जठर ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। मतलब इंटेरोगैस्ट्रान क्या करता है बच्चों? ये जो हमारे पेट से, मतलब स्टमक से, जैसे मान लीजिए HCl निकलता है, ठीक है, HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वेरी एसिडिक होता है। ठीक, तो ये क्या करता है कि इंटेरोगैस्ट्रान एक प्रकार से ये करता क्या है कि कहीं HCl के ज्यादा सिक्रीशन से एक स्टमक की जो लेयर है, वाल है, कहीं छिल न जाए, कट न जाए, उससे कौन बचाता है? इंटेरोगैस्टेरॉन। इंटेरोगैस्टेरॉन हार्मोन्स इस बात का द्योतक है कि अगर भोजन पेट में है, स्टमक में है, और HCl कहीं ज्यादा सिक्रीट ना हो जाए, नहीं तो क्या करेगा? HCl स्टमक के वाल को ही जो है खराब कर सकता है, वो छील सकता है। इसीलिए आप देखोगे जिनको एसिड ज्यादा निकलता है उनके साथ अल्सर की समस्या ज्यादा हो जाती है। किसकी बच्चों? अल्सर की। और जो बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस बनता है और वो आगे चल के कैंसर का रूप ले सकता है। तो उससे कौन बचाता है बच्चों? इस बीमारी से, अल्सर से समझ लीजिए हमको कौन बचाता है? इंटेरोगैस्टेरॉन। ठीक, अब उसके बाद उसका जो सपोर्टिव हार्मोन है इंटेरोक्राइनिन, ये क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दीवार है, मतलब कहने का ये हुआ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन गया हुआ है हमारा, ये ट्यूब जैसा या कुछ भी मसल्स जो वहां मिलते हैं, उनसे जूस निकालने का काम कौन करता है? इंटेरोक्राइनिन। मतलब भाई जब तक भोजन में पर्याप्त वाटर ना हो, फूड में हमने क्या पढ़ा था? फूड में वाटर की अवेलेबिलिटी होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम मैमल्स क्या करते हैं बच्चों? यूरिया सीक्रीट करते हैं, यूरिया। और यूरिया कैसे सीक्रीशन हो सकता है, सॉरी एक्सक्रीट हो सकता है? यूरिया का एक्सक्रीशन तो तभी होगा ना जब उसमें एक मात्रा में वाटर हो, मतलब पानी जरूर हो। इसीलिए एक्सक्रीशन के लिए पानी बहुत जिम्मेदार है। इसलिए हमें पानी पीकर ही अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर करना चाहिए, मतलब एक्सक्रीट आउट करना चाहिए पानी पीकर ही। ये बात हुई बच्चों किसकी? डियोडिनम की बच्चों, डियोडिनम। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये डियोडिनम की बात हो गई। और आपको पता है डियोडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन होता है। और डियोडिनम बच्चों कैसा होता है? सी शेप। कैसा होता है बच्चों? सी शेप का, इस शेप का होता है ऐसा।
ये इधर भी ट्यूब होती है, फिर आगे चल के ये इधर भी ट्यूब होती है बच्चों। वो ट्यूब इस तरीके से आगे जाकर नीचे खुलती है, ठीक है। ये डियोडिनम का पार्ट है। और वहां पे क्या होता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट भी होता है, स्फिंक्टर भी होता है, जो हमारे भोजन को एक ही दिशा में भेजने के लिए कारगर साबित होता है। ऐसा ना हो कि वो रिफ्लेक्स बैक हो जाए। ये बात हो गई डियोडिनम की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन है किसका बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक। यहां तक आप लोग लिख लिए। अब आगे चलते हैं। और जिसका बच्चों डाइजेशन का प्रोसेस जितना अच्छा, उसकी शरीर उतनी ही अच्छी होती है। अब एक बात यहाँ पे और लिखते हैं, छोटी आंत में पाए जाने वाले जो है डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। जैसे स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम क्या, वही HCl हाइड्रोक्लोरिक, जिसका हमने बात कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में। तो उसी हिसाब से हम छोटी आंत की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ ले, इसलिए आपको एक पूरा रेडी होना चाहिए। पहला है बच्चों इरेप्सिन, क्या नाम है, इरेप्सिन। दूसरा है माल्टेज, ठीक। तीसरा है सुक्रेज। अब देखिए, अभी हम बता रहे हैं, लिखते चलिए, लैक्टेज और लाइपेज, ठीक है बच्चों। ये मुख्य 5 तरीके के एंजाइम्स होते हैं। हार्मोन्स का अपना काम है और एंजाइम्स का अपना काम है। हार्मोन्स क्या करता है, बैलेंस करता है किसी भी चीज को। अनबैलेंस हो जाए तो बैलेंस भी करता है, कभी कभी खुद इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि वो हार्मोन्स है कि यहाँ से निकलता है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हम बताए थे ना, हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है बच्चों। उनके लिए इंडोक्राइन ग्लैंड इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, हार्मोन्स के लिए। लेकिन एंजाइम भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे केमिस्ट्री में, वैसे हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उनके लिए एंजाइम का बहुत जरूरी है। आप देखिए इरेप्सिन का काम क्या है। इरेप्सिन का काम है, ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। मतलब ये जो पॉलीपेप्टाइड है बच्चों, इसको एमिनो एसिड में, पॉलीपेप्टाइड किसमें, भोजन में, उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और एमिनो एसिड की लिस्ट एक बार हमने बताई थी, सारा नाम बताया था 20 एमिनो एसिड का, मतलब 10 इसेंशियल एमिनो एसिड और 10 नॉन इसेंशियल, ठीक है। उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और माल्टेज, अब देखिए नाम से यहां शुरू होता है, यहां से नाम शुरू होता है। माल्टेज क्या करेगा बच्चों, माल्टेज नाम क्यों दिया गया, जो माल्टोज का सिक्रीशन करे, किसका, माल्टोज का। सुक्रेज क्या करेगा, जो सुक्रोज का सिक्रीशन करे, ठीक है, या फॉर्मेशन करे, मान लीजिए। लैक्टेज क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड को या लैक्टोज को, लैक्टिक एसिड कह लीजिए या लैक्टोज को डिजॉल्व करेगा। डिजॉल्व कह लीजिए या डाइजेस्ट कह लीजिए, सबसे बड़ा चैप्टर का नाम जो है वही तो करेगी, डाइजेस्ट। क्या करेगा, डाइजेस्ट, ठीक है बच्चों। और लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, ये फैट को, किसको बच्चों, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम हुए। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या पढ़े कि ये प्रिंसिपल आर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल आर्गन है। और यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पे भोजन सब पूरा का पूरा भोजन जो पचने का प्रोसेस है कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। मतलब जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन जाकर कहां पचता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन 5 से 6 घंटे के लिए कहाँ रहता है, तो आप कहेंगे स्टमक में रहता है। वहां भी एसिड सिक्रीट होते हैं, डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट होते हैं उसको डिजॉल्व कर। लेकिन आपको पता है कि हमारी बॉडी एक कनेक्शन में चलती है, मतलब एक उसमें कोऑर्डिनेशन है, एक के बाद एक चैनल वाइज काम होता है, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब का एब्जॉर्प्शन होता है। किससे होता है? ये सारे जो मसल्स के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं, यम से मसल, और यम से मसल के अंदर होता है बच्चों म्यूकोसा, ठीक है। उन म्यूकोसा में जो है ये एब्जॉर्ब होने के बाद उन म्यूकोसा से ये कहां जाते हैं, ब्लड लिम्फ में। ब्लड लिम्फ से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं बच्चों। अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट इसलिए होते हैं क्योंकि डिफरेंट आर्गन को भोजन की नीड है। उस भोजन से डिफरेंट आर्गन हमारे पुष्ट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में भी बच्चों ये कहा जाता है कि पुष्टाहार, ये मतलब आहार जो है हमारा एकदम पुष्ट होना चाहिए, मतलब उसमें सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ, ठीक है। तो आज बच्चों इसी की बात होनी थी, तो हमने ये बात आपको कर दी है। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसको जाकर एक बार फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप फिर से एक बार, कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन हमारे YouTube के चैनल में आकर आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है बच्चों। लेकिन ये जैसे हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेशन में है, चैनल में है, लगातार जो काम होता है, इफर्ट जो स्मॉल इफर्ट थोड़ा डेली होता है, उससे जो है हमें सफलता मिलती है। इसी जैसे कि हम खाना जो खाते हैं, चाहे बड़ा खाएं चाहे छोटा खाएं, जो भी भोजन खाते हैं हम, क्या करता है वो धीरे धीरे सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जब वो स्पिरिटरी वेस्ट बनकर हमारे बॉडी से बाहर आता है, तब तक हमें वो एनर्जेटिक रखता है बच्चों। तो जो भी चीजें चैनल वाइज होती हैं, आराम से होती हैं, काम होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन पर भी बात करेंगे। आज की क्लास यहीं रखते हैं और आप जरूर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।